नमस्कार। आप सभी का सेंट मदर टेरेसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अर्थात इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 सर जेम्स फिट स्टीफेन के द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया। 15 मार्च को स्वीकृति मिलने के बाद 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। विधियां दो प्रकार की होती हैं, सबस्टेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। सबस्टेंटिव लॉ अर्थात आधारभूत विधि वे विधियां होती हैं जो व्यक्तियों या पक्षकारों के किसी अधिकार या कर्तव्य का वर्णन करती हैं या उल्लेख करती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविदा अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम इत्यादि। इंडियन पेनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इन समस्त विधियों को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें किसी अधिकार या कर्तव्य के या दायित्वों के बारे में उल्लेख किया गया है। यदि इनका उल्लंघन होता है, परिणाम स्वरूप व्यक्ति रेमेडीज चाहता है, उपचार मांगता है। इस रेमेडीज या उपचार के लिए जो कुछ भी विधि के रूप में होता है वह उसकी प्रक्रिया को बताती है। अर्थात प्रोसीजरल लॉ या प्रक्रिया विधि या प्रक्रियात्मक विधि वे विधियां जो उन अधिकारों या कर्तव्यों के उल्लंघन होने पर उपचार प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यवाहियों का उल्लेख करती हैं। अर्थात अधिकार या कर्तव्य के उल्लंघन के पश्चात और रेमेडी लेने तक के बीच में जो कुछ भी कार्यवाहियां की जाती हैं उनकी प्रक्रिया का उल्लेख प्रक्रियात्मक विधि में होता है। प्रक्रियात्मक विधि के उदाहरण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, दीवानी प्रक्रिया संहिता सिविल प्रोसीजर कोड। यदि आप प्रोसीजर को ध्यान में दें तो दो बातें महत्वपूर्ण हैं। यदि फैक्ट इन इशू क्रिमिनल नेचर का है, आपराधिक प्रकृति का है, मामला आपराधिक है, तो जिस प्रक्रिया का उल्लेख होगा उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना हुआ है अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता। जैसे सबस्टेंटिव लॉ आईपीसी है, आईपीसी में चोरी के संबंध में प्रावधान है, उसमें अधिकार दिए गए हैं कि चोरी होने पे उस व्यक्ति को रेमेडीज के रूप में यह प्राप्त है कि वो दोषी को सजा, जुर्माना या वो दोनों दिला सकता है, लेकिन वह डायरेक्ट रूप में तो उसे पा नहीं सकता। ऐसे में वह क्या करता है, जब कोर्ट में जाता है तो उस प्रक्रिया को अपनाता है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। जैसे एफआईआर लॉन्च करना, इन्वेस्टिगेशन कराना, इंक्वायरी कराना, ट्रायल कराना, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आरोप लगाना, फिर जजमेंट पर पहुंचना। तो एक प्रक्रिया दी गई है जो गिरफ्तारी से लेकर के जजमेंट तक आने में उस प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, प्रक्रियात्मक विधि का एक छोटा सा उदाहरण अगर सीआरपीसी को ले तो आप पाएंगे जिस किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर नज़दीकी
न्यायालय में के समक्ष पेश करना होता है। इसी प्रकार यदि फैक्ट इन इशू सिविल नेचर का है, दीवानी प्रकृति का है, तो उसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड बना हुआ है। इसमें भी अगर उदाहरण लें तो हिंदू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, इस सबस्टेंटिव मामले के फैक्ट इन इशू अगर अराइज हुए तो प्रक्रिया रेमेडीज की क्या होगी, वो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कब प्लेंट दाखिल होगा, कब रिटन स्टेटमेंट दाखिल होगा, इन सारी चीज़ों का उल्लेख सीआरपीसी के तरह सीपीसी में भी किया गया है। अब इन दोनों चीज़ों में एक कॉमन आप चीज़ देखेंगे, चार्ट में आप देख रहे होंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर और सिविल प्रोसीजर के बीच में एक सेंट्रलाइज्ड एक्ट है एविडेंस। एविडेंस भी एक प्रोसीजरल लॉ है। रेमेडीज तक जाने में न्यायालय जजमेंट जब देता है तो वो उस प्रक्रिया का पालन करते हुए सबूत को, साक्ष्य को ग्रहण करता है, जिससे वह उस निर्णय पे पहुंच सके। यानी उन तथ्यों को साबित करना, ना साबित करना, साक्ष्य कैसा पेश होगा, कौन गवाह देगा, किसकी गवाही होगी, परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, दस्तावेज कब पेश किए जाएंगे, कब दस्तावेज नहीं पेश किए जाएंगे, इन समस्त बातों का उल्लेख उसका एक प्रोसीजर साक्ष्य विधि में है, इंडियन एविडेंस में है। इस प्रकार एविडेंस भी एक प्रोसीजरल लॉ है। अब हम मुख्य रूप से साक्ष्य विधि की ही बात करेंगे। जैसे एक मानव शरीर की संरचना को पढ़ना, जानना या समझना हो, तो मानव के बाह्य संरचना व आंतरिक संरचना दोनों रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें, इसके अध्ययन की बात करें, तो इसे भी दो रूपों में इसी प्रकार बांट के सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। किसी अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, वो कितने भागों में विभाजित है, इत्यादि, यह सब उस अधिनियम की बाह्य संरचना को बताता है। जबकि उस अधिनियम के विभिन्न धाराओं में कही गई बातें, प्रयुक्त शब्द, उदाहरण, दृष्टांत, परंतुक, अपवाद इत्यादि समस्त चीजें उसके आंतरिक संरचना को बताता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की संरचना का जब अध्ययन करते हैं, जो हम आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाना चाहेंगे, जिसके अध्ययन से साक्ष्य विधि के संपूर्ण जानकारी संक्षिप्त रूप में आपको मिल सकती है। चार्ट के माध्यम से साक्ष्य अधिनियम को समझाने के पश्चात आपके पाठ्यक्रम के अनुसार महत्वपूर्ण बिंदुओं, धाराओं का विस्तृत अध्ययन आगे बताया जाएगा। अब आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की संरचना का वर्गीकरण देखें तो आप पाएंगे कि जो क्लासिफिकेशन है, जो स्ट्रक्चर है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, वह 3 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग तथ्यों की सुसंगति से संबंधित है, अर्थात कौन से तथ्य सुसंगत हैं, कौन से तथ्य सुसंगत नहीं हैं,
इन बातों का उल्लेख है। इस प्रथम भाग में 2 अध्याय है। अध्याय प्रथम प्रिलिमिनरी प्रारंभिक बातों को बताता है कि अधिनियम का नाम क्या है, उद्देश्य क्या है, कब लागू हुआ, जो धारा 1 से 4 तक में वर्णित है। अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगतता बताता है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट बताता है, जो धारा 5 से 55 तक में वर्णित है। पूरे साक्ष्य विधि का ये धारा 5 से 55 ही उसका आधारिक संरचना को बताता है। अब आप साक्ष्य अधिनियम के भाग 2 में जाएंगे। दूसरे भाग में सबूत के बारे में कहा गया है, अर्थात प्रूफ क्या होगा। भाग 2 में अध्याय 3 से अध्याय 6 तक विभाजित है, जिसमें कुल धाराएं 56 से लेकर के धारा 100 तक का वर्णन है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अंतिम भाग, भाग 3, साक्ष्यों को पेश करने एवं उसका प्रभाव, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस की बात करता है। इस भाग में जो अध्याय हैं वो अध्याय 7 से लेकर 11 तक का वर्णन है। यह धारा 101 से धारा 167 101 टू 167 तक का उल्लेख करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बाह्य संरचना कुल 167 धाराओं में जो 11 अध्याय से निर्मित है, 3 भागों में विभक्त है। अब हम एक एक अध्याय के रूप में साक्ष्य अधिनियम का अध्ययन उपबंधित धाराओं के माध्यम से आगे की कक्षाओं में करेंगे। अगर आपको साक्ष्य अधिनियम से संबंधित आगे की सभी ऑनलाइन क्लासेस का लाभ लेना है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।